दिस इज़ गुरजेंट और आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट से पहले हमने मैट्रिसेस पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मैट्रिसेस के सारे ही पार्ट्स हमारे अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिटर्मिनेंट टॉपिक की पहली क्लास है, इसमें बिल्कुल हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। डिटर्मिनेंट होता क्या है, ठीक है, डिटर्मिनेंट किस चीज़ को कहते हैं, फिर उसके बाद 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन से डिटर्मिनेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो हेडिंग डालिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए, डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट शुरू करने से पहले हमने मैट्रिसेस का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था कि मैट्रिसेस एक्चुअल में होता क्या है। तो उसी तरीके से डिटर्मिनेंट का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है कि ये है क्या चीज़, ठीक है। मैट्रिसेस का क्या बताया था, मैट्रिसेस बताया था कि मैट्रिसेस ये बताया था कि कोई इक्वेशन थी हमारे पास, जो लीनियर इक्वेशंस थी, उनको इजी फॉर्म में लिखने के लिए हमने वो टूल, मैथमेटिकल टूल यूज़ किया था। तो अगर मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, एक है ax प्लस by इक्वल्स टू c, लेट्स से a1x b1y, ओके, एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, इसको c1 बोल देता हूँ। ये दो मेरे पास क्या हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस यू ऑल नो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं बल्कि, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए आपको इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। मान लो इसका सॉल्यूशन निकालना है, फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालने से पहले हम ये चेक करते थे कि ये जो दो इक्वेशंस हैं इनका यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर इन दोनों के इन्फिनिट सॉल्यूशंस होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा। ये क्लास 10th की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस हमें दे रखी होती थी और हम चेक करते थे कि दोनों लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग हैं, पैरेलल हैं, या फिर ये कैसी होंगी, कोइंसिडेंट है, ठीक है। ये तीन कंडीशंस हमारे पास होती थी। तो इसके लिए हम चेक करते थे, क्या करते थे, थोड़ा सा याद करवा देते हैं आपको। आप करते थे क्या थे कि a1/a2 और b1/b2 निकालते थे। अगर ये दोनों नॉट इक्वल होता था तो आप क्या बोलते थे कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर सॉल्यूशन कैसा होता था, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिस्टम कैसा होता था, सॉल्यूशन कैसा था, यूनिक। और सिस्टम कैसा होता था, अगर आपको याद हो तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता था, जहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाता था, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, जो भी दो सॉल्यूशन मिलते थे उसको क्या बोलते थे, कंसिस्टेंट बोलते थे। तो फिलहाल हमारे पास ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी थी, ये हमें 10th क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ ली है। इसका यहाँ से क्या नाता है, डिटर्मिनेंट से क्या इसका लिंक है। देखिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इट वुड बी a1b2 इज नॉट इक्वल टू a2b1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। ये क्या है, कंडीशन ऑफ यूनिकनेस। ये क्या है, कंडीशन ऑफ यूनिकनेस। अगर मुझे ये चेक करना है कि ये जो दो इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है, ये यूनिक हैं या नहीं है, इनका जो सॉल्यूशन है ये यूनिक है या नहीं है, तो उसकी कंडीशन क्या है कि अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इक्वेशन यूनिक होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। इसको इधर ले आया, a1b2 माइनस a2b1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या थी आपके पास, कंडीशन ऑफ यूनिकनेस। ये क्या थी, कंडीशन ऑफ यूनिकनेस। और मैं आपको ये बता दूं कि कंडीशन ऑफ यूनिकनेस को ही क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। नहीं समझ में आया, मतलब ये कहा है हमने कि जो आपके पास, मान लीजिए दो इक्वेशंस हैं, आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, उन दोनों लीनियर इक्वेशन का आपने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी, और जब सॉल्यूशन निकाल रहे थे तो उस टाइम में मैंने पहले ये चेक किया कि ये इन दोनों का सॉल्यूशन यूनिक होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, या फिर इनका पैरेलल सॉल्यूशन, सॉरी, इसमें नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन में लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। तो यूनिकनेस, जो कंडीशन हमें ये बताती है कि इसका सॉल्यूशन यूनिक आएगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। तो यहां पर ये जो कंडीशन है, दैट इज a1b2 माइनस a2b1, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। इसको ही हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और ये कंडीशन आएगी कैसे, ये कंडीशन कैसे आएगी, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो अगर आपने यहाँ पे, आपके पास क्या आया है, a1b2, तो आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, a1 इंटू b2, a1b2, फिर माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1, वही आया, और वो 0 के इक्वल नहीं था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि ये यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है,
ठीक है, तो कंडीशन ऑफ यूनिकनेस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। लेकिन बुक में ऐसी डेफिनेशन तो नहीं दे रखी, बुक में कुछ और है, इसके साथ साथ और भी चीजें हैं, तो हम उनके ऊपर भी बात करते हैं। तो देखिए अगली बात हम ये कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास वही दो इक्वेशन जी तो पहले दे रखी थी a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, और दूसरी क्या दे रखी थी a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ठीक है, क्या आप इस पूरी इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं? कोशिश करते हैं। आप क्या करिए, इसके कोफिशिएंट्स की एक मैट्रिक्स बना लीजिए, कोफिशिएंट्स की, सिर्फ दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट की, एक वेरिएबल a1 b1 a2 b2, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर आप क्या करिए, एक x इक्वेशन बना लीजिए वेरिएबल्स की, x और y। ठीक है, ये हमने कैसी बनाई है, 2 क्रॉस 2। ये कौन सी है, ये है 2 क्रॉस 1। और ये भी हमने एक कॉलम मैट्रिक्स बना ली c1 c2। ठीक है, अगर आप एक मिनट के लिए ट्राई करें ax इक्वल्स टू ax निकालें, ax क्या आएगा, चेक करिए ax क्या आएगा। ax क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, a इंटू एक्स, पहले लिख लेता हूँ a1 b1 a2 b2, और यहाँ क्या है x और y। अब चेक करिए जरा ये बन क्या रहा है, मल्टीप्लाई करना आपको सबको आता होगा, a1 इंटू एक्स a1x प्लस b1 इंटू वाई b1y, और इधर क्या होगा a2x प्लस b2y। ये एक पूरी क्या बन गई मेरे पास, मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, तो ax क्या होगा, वो तो लीनियर इक्वेशन ही होगा। जो ये a इंटू एक्स होगा वो क्या बना, एक लीनियर इक्वेशन, जो किसके इक्वल होता था, c1 और c2 के। इसका मतलब अगर मैं ax इक्वल्स टू b लिख देता हूँ, मैं क्या लिख देता हूँ ax इक्वल्स टू b, तो उस बात का यही मतलब है कि मैंने ये दोनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं। मतलब आज के बाद जो आप पहले क्या लिखते थे, इक्वेशन लिखते थे पूरी की पूरी, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, उस बात की जगह पर अब आप क्या लिखा करोगे, ax इक्वल्स टू b, जहां पर a क्या होगी, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स, x क्या होगी, वेरिएबल्स की मैट्रिक्स, और b क्या होगा, जो सामने के कांस्टेंट्स आएंगे उनकी मैट्रिक्स। यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर होने के बाद अब सर ये बताइए कि डिटर्मिनेंट होता क्या एक्चुअल में। तो मैंने बोला डिटर्मिनेंट की जो बात होती है वो किसके ऊपर होती है, वो कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स के ऊपर होती है। किसके ऊपर बात करते हैं डिटर्मिनेंट की, जो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स होती है। इसका सिंबल क्या होता है डिटर्मिनेंट का सिंबल, ये मॉड, जिसको आप मॉड के साइन से यूज करते थे। ठीक है, मतलब अगर मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं क्या लिख दूंगा, ऐसे ए के ऊपर क्या लग जाएगा, ये दोनों मॉड, इसको क्या पढ़ते हैं हम, इसको पढ़ते हैं डेट या डिटर्मिनेंट, और इधर इस मैट्रिक्स के ऊपर भी क्या लग जाएगा, पूरा का पूरा सीधे सीधे दो डंडे, दैट आर मॉड को जिसको बोलते थे, मॉड की तरह पढ़ते थे आप, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा आपके लिए, डेट हो जाएगा। तो इस बात का मतलब है कि मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, डेट ऑफ ए, DET डेट ऑफ ए, या फिर ऐसे लिखूंगा तो भी इसका मतलब है डेट ऑफ ए। और देखो ना ये क्या किया था आपने क्या किया था, मैं आपको याद दिलवाता हूँ, ये क्या था, a1 b2 माइनस a2 b1, वो क्या आई थी, वो थी कंडीशन ऑफ यूनिकनेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो आप बच्चों ने ये याद कर लेना है या ये समझ लेना है कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज a1 b2 माइनस, फिर क्या करते हैं, माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज a2 b1। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट। और ये तो आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट। अगर किसी इक्वेशन के लिए आपको सॉल्यूशन निकालने हैं तो यूनिक सॉल्यूशन सिर्फ तभी आएगा जब ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या हो गया, a1 b2 माइनस a2 b1। ये किसके लिए निकाला हमने, 2 क्रॉस 2 के लिए। अगर सर मुझे सिर्फ एक ऐसी मैट्रिक्स दे दे कोई ऐसी, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, ये भी तो मैट्रिक्स हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो इसका डेट क्या होता है, मैंने बोला इसका डेट यही होता है ए।
ठीक है। अगर ऐसी कोई 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स मिलती है हमें, 1 क्रॉस 1 मतलब जिसके अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है, अगर उसका डेट निकालते तो यही एलिमेंट्स सीधा मिल जाता है। तो मतलब डिटर्मिनेंट के केस में हमें दो चीज़ें समझ में आ गई हैं। हमें डिटर्मिनेंट 1 क्रॉस 1 का निकालना आ गया, हमें डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का निकालना आ गया। हम 2 क्रॉस 2 के ऊपर एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलिए देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हम इन्हीं के ऊपर एग्जांपल कर रहे हैं। हम 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट एक्चुअल में क्या था और हमने उसके बारे में क्या क्या पढ़ा था। देखिए, आपको एक ए मैट्रिक्स दे दी। ए मैट्रिक्स क्या है? 1 2 3 1, जिसके अंदर आपको क्या निकालना है? फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए क्या करते थे बताइए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा? डेट ए इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? 1 3 2 1। क्या समझाया था? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 1 इंटू 1 माइनस फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 3 इंटू 2। तो 1 माइनस 6 इट वुड बी -5। ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्टली ऐसे ही बना के दे दे, आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में दे ही ना, आपको सीधा सीधा क्या बोल दे कि फाइंड इवैल्यूएट दिस। अब आप समझ जाएंगे कि आपको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। तो वो क्या होगा? मतलब ये सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज कर लेता हूँ। चलो 4 5 7 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 माइनस 7 इंटू 5 कितना हो गया? 35। ठीक है, तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपके पास -27। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट इज नथिंग, डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू आएगी। जो कंडीशन ऑफ यूनिकनेस होती है वो क्या होती है? एक वैल्यू आती है कि हाँ, ये वैल्यू अगर 0 के इक्वल होगी तो आपको यूनिक सॉल्यूशन कभी भी नहीं मिलेगा, और 0 के इक्वल नहीं होगी तो यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सर आपने अभी जो ये मैट्रिक्स कराई है 2 क्रॉस 2 की कराई, 3 क्रॉस 3 की अब आगे बात कर रहे हैं कि 3 क्रॉस 3 की ही हो सकती है या 4 क्रॉस 4 की हो सकती है। मतलब डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है क्या? हाँ जी, डिटर्मिनेंट जो होता है वो सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल हो पाता है। रीजन ये है, रीजन समझो आप। आपको जैसे बचपन में भी हम कर रहे थे, 2 वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए होती थी सॉल्व करने के लिए? 2। अगर मेरे पास कल को 3 वेरिएबल्स आ जाए तो मुझे कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी? 3। ऐसे ही 4 वेरिएबल आ जाएंगे तो कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी यूनिक सॉल्यूशन के लिए? 4। तो दिस इज द रीजन कि हमें क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए होती है। जितने वेरिएबल्स हैं, जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी ही मुझे क्या चाहिए होंगी? इक्वेशंस चाहिए होंगी वेरिएबल्स की वैल्यू को निकालने के लिए। तो आपके लिए यहाँ पर 2 रिमार्क आपको लिखने हैं। ठीक है, आप इसमें 2 रिमार्क लिखिए। रिमार्क 1, 2 रिमार्क आप लिखेंगे। एक लिखेंगे फर्स्ट कि डिटर्मिनेंट, इसको आप क्या पढ़ेंगे? इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको आप मॉड ए ना पढ़ के कैसा पढ़ेंगे? इसको मॉड ए ना पढ़ के कैसा पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और दूसरी कंडीशन आपके लिए क्या है कि डिटर्मिनेंट, ठीक है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज डिटर्मिनेंट। क्या लिख दूं मैं? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट। 2 कंडीशंस हम आपके लिए लिख देते हैं। एक कंडीशन क्या है कि इसको मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ता हूं, और दूसरा क्या है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल होता है। तो यहाँ ये तो हो गया हमारे पास बेसिक डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन और करते हैं आपके लिए। करिए जरा, आप खुद ट्राई करिएगा, पहले ना आए तो ही देखिएगा। इवैल्यूएट क्वेश्चन है आपके लिए x माइनस 1, x प्लस 1 और x। बताइए इसका क्या आंसर होगा? कैसे करते हैं? दिस इंटू दिस, इट वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, इट वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल होके आंसर कितना आ गया? 1। हाँ जी, तो हमने 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बिल्कुल सीख लिया ढंग से कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं कि 3 क्रॉस 3 अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स होती है तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो ठीक है, सबसे पहले हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की बात करते हैं। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स कुछ ऐसा होता है।
ठीक है, जिसका 3 क्रॉस 3 का मतलब है जिसके अंदर 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, यही होगा। अब आपको ये बताना है कि जो इसके ये A के साथ में प्रीफिक्स होते हैं, ये इनका सम कितना कितना आ रहा है। देखो पहले वाले में कितना आ रहा है, 1 + 1 2, फिर 3, फिर 4। अब ये क्या है, इवन, ये क्या है, ऑड, और ये भी क्या है, इवन। इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑड, इवन, ऑड। और यहाँ पे क्या है, इवन, ऑड, इवन। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे हम साइन कन्वेंशन सीख सकते हैं। साइन कन्वेंशन मतलब कौन सी एंट्री पे पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे हम डिटरमिनेंट निकालने के लिए, और कौन सी एंट्री पे नेगेटिव साइन लेके चलेंगे हम डिटरमिनेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो जहां पर आपको ऑड मिल रही है वैल्यू, इन दोनों का सम क्या मिल रहा है, ऑड मिल रहा है, वहां पे आप नेगेटिव साइन का यूज करने वाले हैं, और जहां पे इवन मिल रहा है वहां पे पॉजिटिव साइन का यूज करने वाले हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो अभी हम आगे माइनर्स और कोफैक्टर्स सीखेंगे तो हमें समझ में आएगा थोड़ा सा। लेकिन फिलहाल अभी हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं और हमें माइनर और कोफैक्टर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो हम सिर्फ इवन की जगह पे पॉजिटिव लिख देंगे और ऑड की जगह पे नेगेटिव। इवन की जगह पे पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। देखिए बिल्कुल ऑल्टरनेटिव चलेगा। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है तो इसके साथ ऑल्टरनेटिव में क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव। इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव। हर तरह से ये ऑल्टरनेटिव साइन है, हर तरीके से। कैसे भी आप ले सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर ऐसे देख लूं तो भी ये ऑल्टरनेटिव साइन है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगर मेरे पास एक 3 क्रॉस 3 क्या है, मैट्रिक्स, और मुझे उसका डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, मैं इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखता हूँ। चलो मुझे ये निकालना है। मॉड के अंदर 1 1 2 3 1 5 0 1 2। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है और मुझे इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालने के हमारे पास 6 वेज होते हैं, 6 तरीके होते हैं डिटरमिनेंट निकालने के। 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकालने के हमारे पास 6 वेज होते हैं, लेकिन 6 वेज में आंसर सेम आएगा, सब में आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तरीके मेरे पास 6 हैं, लेकिन उन 6 में से मैं किसी एक तरीके से भी जाऊंगा तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब वो 6 तरीके क्या क्या हैं, या तो मैं रो 1 के अकॉर्डिंग से जा सकता हूँ, या रो 2, रो 1 ये हो गया बिल्कुल आपके लिए, आप समझते हो रो 2 क्या है, और रो 3, या कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। सर 6 तरीके होते हैं, ये बात समझ में आ गई। सबसे आंसर सेम आएगा, ये भी बात समझ में आ गई। साइन कन्वेंशन, इवन की जगह पे पॉजिटिव, ऑड की जगह पे नेगेटिव, इतना भी बहुत क्लियर हो गया। लेकिन करना क्या है, डिटरमिनेंट निकालना कैसे है, अभी तक इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। ये मेरे पास मान लीजिए क्वेश्चन है जो आपके सामने लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, कि 1 2 3 3 2 1 और 2 3 1। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना। देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए अभी हम कैसे कर रहे हैं, रो 1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं। तो कैसे करेंगे, देखिए जो आपने जैसे रो 1 के अलोंग कर रहे हो तो पहला वैल्यू क्या होगा, ये आपने 1 लिख लिया। 1 लिखने के बाद ये 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम डिलीट कर दो। डिलीट कर दो मतलब हटा दो, 1 वाला रो और 1 वाली कॉलम। 1 वाली रो जिसके अंदर जो पहला एलिमेंट है ना 1, तो 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम डिलीट कर दो। उसके अलावा बस कौन से एलिमेंट बचे, 4 एलिमेंट बचे, तो इनका आपने 2 क्रॉस 2 को जैसे आप डिटरमिनेंट निकालते थे वैसे आप डिटरमिनेंट निकाल देना। क्लियर हो गया। फिर इसके लिए कौन सा साइन था, प्लस था, इसके लिए कौन सा साइन था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था, इसके लिए हमारे पास साइन था पॉजिटिव। इसके लिए हमारे पास कौन सा साइन था, इसके लिए हमारे पास साइन था पॉजिटिव। अब पॉजिटिव तो लिख दिया, अब अगले वाले के लिए क्या था, अगर ये पॉजिटिव तो क्या था नेगेटिव, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे -2। अब -2 करने के बाद बताइए क्या किया जाएगा, -2 करने के बाद वही ये 2 वाली पूरी रो हट जाएगी और कॉलम कौन सा हटेगा, इस बार कॉलम ये वाला हटेगा। कॉलम ये वाला हटेगा तो बचा क्या, 3 2 1 1। तो इसमें आप डिटरमिनेंट लिख देंगे क्या, 3 1 2 1।
अब तीसरे वाले के लिए क्या होगा, अब हमें ये चाहिए ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो अगला क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ऑल्टरनेटिव साइन के साथ चलते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला कॉलम हटेगा, ये वाला कॉलम बिल्कुल साथ में है हमारे, क्योंकि इसका रो और इसका कॉलम हट गया। क्या बचा? ये बचा, ये क्या है? ये है 3 2 2 3। अगर आप इसकी वैल्यू सॉल्व कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिटरमिनेंट मिल जाएगा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में। करीब करते हैं, ये क्या आता था 1 into 2 2 minus 3 into 1 3, फिर minus 2 3 into 1 3 minus 2 into 1 2, 3 into 3 9 minus 2 into 2 4। ओके, 2 minus 3 कितना होता है? -1, minus 2 3 minus 1 कितना होता है? 1, 3 minus 2 कितना होता है? 1 प्लस 3 into 9 minus 4 कितना होता है? 5, -1 -2 plus 15 equals to -3 plus 15 कितना हो जाएगा? 12। तो इस क्वेश्चन का डिटरमिनेंट कितना आ गया? 12 आ चुका है। अगर सर एक काम और करते हैं, आपने बोला था 6 तरीके हैं, आपने कितने तरीके बताया था? हमें 6 तरीके बताया था, और आंसर हमने एक तरीके से निकाला है। क्या हम आपकी बात को चेक करने के लिए किसी एक और तरीके से निकालने की कोशिश करें? कोई भी एक। आपने अभी तो R1 के अलोंग एक्सपेंड किया है, अब आप को मान लो C2 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, कुछ अजीब सा करने की कोशिश करते हैं। चलो मान लो हमने C2 के अलोंग एक्सपेंड किया, हमने किसके अलोंग एक्सपेंड किया? C2 के, एक्सपेंडिंग अलोंग C2। तो C2 के अलोंग अगर मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे पास पहला एलिमेंट देखो, ये क्या है? नेगेटिव, कितना आएगा? -2, फिर इसके मॉडल में कुछ वैल्यूज आएंगी, फिर ये नेगेटिव के बाद ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो +2, और ये क्या है? -3। ये आपकी हमेशा आपकी मर्जी होगी कि आपको किस रो या किस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना है। हाँ, मेरी तरफ से एक हिंट ये है कि अगर आपको किसी रो में या किसी कॉलम में ज्यादा जीरो मिलते हैं तो आप उसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आपको फायदा होगा। वैसा भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलिए, ये -2 के साथ में क्या आएगा डिटरमिनेंट में? देखो -2, ये सॉरी ये 2 लिया है हमने, पहला एलिमेंट ये लिया है, तो इसका रो भी हट गया, इसकी कॉलम भी हट गई, तो कौन से एलिमेंट बचेंगे हमारे पास? ये 3 2 1 1। फिर हमने ये वाला लिया है, तो इसका कॉलम हटेगा और रो कौन सी हटेगी? रो अब ये वाली हटेगी। ठीक है, तो एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 1, क्योंकि हटा कौन था? एक तो इसका रो ये हटा, इसका कॉलम ये हटा था, और इसकी रो ये हटेगी। ये। अब तीसरा इसकी बात कर रहे हैं, तो कॉलम ये हटा और रो ये हटी, तो अब ये वाला हमारे पास है, तो क्या एलिमेंट बचा? 1 3 3 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली आंसर इसका तो क्या आने वाला है? 12 ही आने वाला है। तो ये हमारा होता है 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट। एक क्वेश्चन और देते हैं आपके लिए, आप करिए ट्राई। एक क्वेश्चन और हमारे लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, करते हैं ट्राई। आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है किस रो या किस कॉलम के अकॉर्डिंग जाओगे। तो मैंने आपको एक हिंट दिया था कि जहां पे जीरोस होंगे आप उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। तो आपने देखा C3 के अंदर जो 2 जीरो हैं, C3 के अंदर क्या है? 2 जीरो हैं, तो मुझे फायदा होगा अगर मैं इसका डिटरमिनेंट जो है वो C3 के अलोंग एक्सपेंड करूं, to मुझे ज्यादा फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है? देखो, अब मैंने मान लो मैं क्या कर रहा हूं? एक्सपेंडिंग अलोंग C3। फायदा क्या होगा? पहला एलिमेंट देखो, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव है, इधर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ऐसा होता था। तो 4 और साथ में कुछ डिटरमिनेंट आएगा, फिर -0 और 0 के साथ कुछ भी डिटरमिनेंट आए तो फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 के साथ इनटू में कोई भी डिटरमिनेंट आए तो उसका आंसर कितना आने वाला है? 0 ही आने वाला है। फिर प्लस अगेन 0। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो मुझे सिर्फ एक यही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इन दोनों के लिए मुझे कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों के अलावा अगर मैं R1 से ज्यादा, तो मुझे इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए भी करनी पड़ती है और इसके लिए भी करनी पड़ती है। तो आप क्या करेंगे? अपना फायदा ढूंढेंगे कि हाँ कौन सी रो या कौन सी कॉलम के अलोंग अगर मैं एक्सपेंड करूं तो मुझे आंसर जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने 4 के अलोंग किया, इसका वाला कॉलम और इसका वाला रो कट गया, क्या बचेगा?
-1 3 4 और 1। देखिए 4 इंटू ये कितना आएगा -1 -12, तो 0 ही आएगा तो छोड़ो ना। 4 इंटू -13 आंसर कितना आ गया -52। तो ये आपके पास क्या आ गया इसका डिटरमिनेंट। तो मैं होपफुली उम्मीद है कि आपको 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट या 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आ गया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूं या फिर मैं उसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालूं, वो दोनों एक ही होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूं या फिर उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालूं, दोनों की वैल्यू एक ही होती है। फॉर एग्जांपल मैंने ये किया 3 2 3 4 5, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा 10 - 12 इक्वल्स टू -2। अब मैंने क्या कर दिया ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मतलब 2 3 4 5 ऑब्वियसली। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालने को बोला जाए तो भी देखिए कितना आएगा 10 - 12 -2। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। वो चाहे 2 क्रॉस 2 के लिए हो, चाहे 3 क्रॉस 3 के लिए हो, चाहे किसी भी ऑर्डर के लिए हो। तो ये हमारा क्या था पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास होती है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी। अगर आपने ए बी का डिटरमिनेंट निकाला है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको भी अगर आपको सेटिस्फाई करना है तो देख सकते हैं आपके पास ए मैट्रिक्स है मान लो 2 3 4 1 और एक बी मैट्रिक्स है मान लीजिए 0 1 1 0, ऐसे बोल दिया मैंने। ठीक है, आप डेट ए निकाल दीजिए, कितना आएगा 2 - 12 इक्वल्स टू -10। डेट बी निकालिए, 0 - 1 कितना आएगा -1। अब आप ए बी निकालिए, ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है 2 × 0 0 0 + 3 3 2 4 × 0 0 1 4। ऑब्वियसली ये मैट्रिक्स बन गई। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कितना आएगा, ये आ गया आपके पास 12 - 2 विच इज 10। डेट ए बी कितना है 10 और डेट ए इंटू डेट बी चेक करते हैं वो कितना आएगा -10 इंटू -1, वो भी कितना आया 10। तो दोनों क्या हो गए इक्वल। तो मेरी प्रॉपर्टी ये वाली भी क्या हो गई वेरीफाई हो गई। ठीक है, वेरीफाई कर रहा हूँ, प्रूव नहीं कर रहा। प्रूव करना अलग बात होती है, वेरीफाई करना मतलब एक किसी एग्जाम्पल के लिए आपको शो करके दिखा देना कि हाँ ठीक बात है। ठीक है, लेकिन प्रूव पूरा एक सिस्टमेटिकली होता है कि आपने एक जनरल मैट्रिक्स लेनी है, 2 जनरल मैट्रिक्स लेनी है और उससे सॉल्व करके दिखाना है। तो प्रूव है भी नहीं सिलेबस में, मैं करा भी नहीं हूँ। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स D1 × D2 × D3। हम किसी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स पता है आपको क्या होती है, जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होते हैं, बस बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं 0 होते हैं। ये होती है हमारे पास डायगोनल। इसका डिटरमिनेंट निकालिए जरा। चलिए मान लो मैं पहली रो के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ इसको। किसकी रो के अलोंग, कौन सी रो के अलोंग, पहली के अलोंग। तो पहली के अलोंग आएगा 2। ठीक है, 2 और फिर इधर कितना बचेगा ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा 3 0 0 4 -0 अगली टर्म 0 है +0। तो ये कितना आया 2 × 4 × 3 -0 इट वुड बी 12 -0 12 24। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको डिटरमिनेंट पूरा निकालना है उससे अच्छा आप क्या कर सकते थे, सिर्फ डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। मतलब अगर 2 × 3 कितना आएगा 6 और 2 × 3 6 6 × 4 24। इसका मतलब अगर मुझे डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना होता है तो मैं सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा, तभी मुझे क्या मिल जाएगा, सीधा डिटरमिनेंट मिल जाएगा किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 2 × 3 6 6 × 4 24। अब ऐसे करने पर भी आ रहा है, ऐसे करने पर भी वैसा ही आ जाएगा।
नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि अगर आपके पास k कोई स्केलर है, k क्या है, कोई स्केलर, k इज स्केलर, ठीक है, किसी मैट्रिक्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो k की पावर n बाहर आ जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ k अंदर रह जाता है, ये सब। और यहाँ पर n क्या होता है, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके ऊपर बात थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, मुझे उम्मीद कम लग रही है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो काम करते हैं, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने मान लिया मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने एक डिटरमिनेंट ले लिया किसी a के लिए 1 2 3 0। इसका डिटरमिनेंट निकालो, क्या होगा, 0 -6 कितना आ गया, -6। अब आप क्या करिए, 2a मैट्रिक्स बताइए मुझे कितनी होगी, 2a। यहाँ काम करते हैं 3a चेक करते हैं आपसे। 3a कितना होगा, देखो 3 × 1 3 6 9 0। आप लोगों को पता है कि अगर मैट्रिक्स में मुझे क्या करना होता है, मैट्रिक्स में मुझे क्या करना होता है, स्केलर को मल्टीप्लाई करते तो पूरी हर एक एलिमेंट के साथ स्केलर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और अगर अब मैं 3a का डेट निकालूं तो वो क्या आएगा, इसका डेट जो कि क्या था 3 6 9 0, जो कि कितना आएगा 0 - 54, which would be -54। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग n की वैल्यू कितनी है आपके पास, n की वैल्यू 2 है, क्योंकि ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 है। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डेट 3a किसके बराबर होना चाहिए था, 3² डेट a, ये होना चाहिए था। और अब चेक करो 3² कितना होता है, 9 × डेट 9 × -6 कितना आ गया, -54। नई बात समझ में आई, मतलब ये कि अगर आपको ये पता चल गया था तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। इन केस आपको कभी भी इन फ्यूचर में डेट a की वैल्यू पता हो, मान लो 6 है और आपसे मैं पूछ लूं और ऑर्डर कितना है, जहां पर a इज द मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3, जिसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 है, तो मैं आपसे अगर इन फ्यूचर में 2a का डेट पूछूंगा तो आप लोग पूरा सॉल्व करके नहीं निकालेंगे। आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर देखो स्केलर बाहर आ जाएगा, स्केलर की पावर कितनी हो जाएगी 3 × डेट a। किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 कितना होता है 8 × डेट a कितना था 6, आंसर आ गया 48। तो ये है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। एक और कर देते हैं, चलिए एक और कर लीजिए, एक और प्रॉपर्टी कर देते हैं। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सीबीएसई के लिए, बट स्टिल एक प्रॉपर्टी नंबर 5, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं, इज 0 फॉर ऑड ऑर्डर एंड परफेक्ट स्क्वायर फॉर इवन ऑर्डर। क्या समझे कि अगर मेरे पास कोई भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है A। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। ये अगर B है तो यहाँ पे ये कितना आएगा, -b आएगा, ठीक है। आप इसका क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। लेट्स से डेट a कितना होने वाला है 0 b -b 0 माइनस, और ये कितना हो जाएगा -b², इट वुड बी b²। ठीक है परफेक्ट स्क्वायर। b² क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर। ऑब्वियसली मैंने क्या बोला कि जब आपके पास इवन ऑर्डर होगा, इसमें ऑर्डर कितना था, इवन था, n की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो आपको क्या मिला, परफेक्ट स्क्वायर मिला। और इन केस अब ऐसे आप चेक कर लीजिए 3×3 के लिए, तो डायगोनल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, अगर यहाँ -1 है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ ऑब्वियसली -2 आएगा, और इधर -3 है तो यहाँ पे 3 आएगा। ऑब्वियसली ये एलिमेंट सिमेट्रिक होते हैं, माइनस में सिमेट्रिक होते हैं और डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं।
दिस इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका डेट निकालने की कोशिश करिए। क्या निकालने की कोशिश करिए? डिटरमिनेंट। तो पहला एलिमेंट तो 0 था, फिर इसके साथ क्या लगता है नेगेटिव, तो ये +1 हो जाएगा। +1 के साथ क्या एलिमेंट आएंगे? ये और ये कैंसिल आउट, क्या आया? 1 2 3 0। फिर क्या? प्लस नहीं, -2, और -2 के साथ क्या एलिमेंट आएंगे? ये और ये हटेगा, तो क्या आया? 1 2 0 और -3। चेक करिए ये कितना हो जाएगा? 1 × -6, और इधर क्या आएगा? -2 × ये कितना हो गया? -3 × 1 कितना आएगा? -3, और ये तो 0 ही हो गया। अच्छा ये कितना है? -6 +6 इक्वल टू क्या? 0। तो यही प्रॉपर्टी थी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर ऑल ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी हो तो 0 आता है, और इवन ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी हो तो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो ये हमारी थी पहली क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। थैंक यू।